नूतन जलधर रुचये, नूतन जलधर रुचये, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय, तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। क्षात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए कथा साहित्य इस विषय को लेकर के। यह कथा साहित्य अन्यान्य बोर्डों में मुख्य रूप से एनसीईआरटी के लिए यह सिलेबस प्रयुक्त है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसका अध्ययन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो उनके लिए अवश्य रूप से यह बहुत ही लाभकारी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आज हम लोग पढ़ेंगे कथा साहित्य। कथा साहित्य आखिर है क्या? कथा साहित्य आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कथा साहित्य किसे कहते हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नीति कथा और लोक कथा। कुछ नीति कथाएं होती हैं और कुछ लोक कथाएं होती हैं। कुछ कथाएं होती हैं जो नीति के बारे में हमको सिखाती हैं, जिस प्रकार कुछ श्लोक होते हैं जो नीति परक होते हैं। जैसे येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूयभारभूतः, ते मर्त्यलोके भूयभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह क्या हो गया? यह जो श्लोक है नीति परक श्लोक है। उसी प्रकार नीति परक कथाएं भी होती हैं, कुछ लोक कथाएं भी होती हैं। तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा है संस्कृत भाषा में प्राचीन काल से ही नीति कथाओं और लोक कथाओं का साहित्य लिखा जाता रहा है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि उसमें उन प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा जाता था, नीति कथाएं भी लिखी जाती थी और लोक कथाएं भी लिखी जाती थी। यह कोई आज का प्रचलन नहीं है, यह प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। कथा के द्वारा बालकों को शिक्षित करने एवं जन सामान्य को का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति सभी देशों में है। कोई कहानी, कोई कथा, कोई लोकगीत, कोई लोक नृत्य, कोई नीति परक श्लोक को कह करके जो चाहे वो बालक हो और चाहे जन सामान्य हो, तो उसमें क्या करना है, उनको जो है कथा के माध्यम से उनको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी। और शिक्षा के साथ शिक्षा तो मिलती ही थी, उनको उससे क्या लाभ होता था, उनको मनोरंजन भी उनका हो जाता था। तो ये जो लोक कथाएं होती हैं, जो नीति कथाएं होती हैं, इनसे यह लाभ हुआ करता था। प्राचीन भारत में भी कथा के माध्यम से कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मनोरंजन के विविध माध्यमों में कथा कहना और सुनना बहुत समर्थ तथा शक्तिशाली साधन है। मनोरंजन के लिए, मन को शांति के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को आह्लादित करने के लिए ये जो कथाएं हैं, जो नीति कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, इन कथाओं को कहना, मन को प्रसन्न करना। और ये कथाएं जो है क्या होती हैं, ये कथाएं शक्तिशाली भी होती हैं, शक्तिशाली साधन उत्पन्न करती हैं। और मतलब हमारे मन को तो बहलाती हैं, हमारे मन को आनंदित तो करती ही हैं, साथ ही साथ प्रोत्साहित भी करती हैं किसी कर्म को करने के लिए। तो ये जो नीति कथाएं होती हैं, इनसे हम लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों,
ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों तथा पुराणों में अनेक कथाएं दी गई हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, जो बौद्ध जातक कथाएं हैं और जो पुराण हैं, इनमें सब में क्या है, बहुत सारी अनेकों जो है कथाएं इनमें दी गई हैं, जिनमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। उनसे क्या होता है, उपनिषद आप पढ़ेंगे, आपको उससे शिक्षा भी प्राप्त होगी और उससे क्या होगा, मनोरंजन की भी प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार पुराण आदि को भी पढ़ेंगे तो उसमें आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और ज्ञान की वृद्धि होने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। आप बहुत सारी रोचक उसमें कथाओं का अध्ययन करेंगे, इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी, आपका मन आह्लादित होगा, आप प्रसन्नित होंगे। भारत का प्राचीनतम कथा संग्रह पंचतंत्र है। यदि कथा संग्रह देखा जाए, पंचतंत्र की बात किया जाए तो यह ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन। कौन? पंचतंत्र। पंचतंत्र एक कथा संग्रह ग्रंथ है, कई कथाओं का इसमें संग्रह है। किसमें? पंचतंत्र में। इसके 5 तंत्र हैं अलग अलग, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। हो सकता है संभवतः उन पंचतंत्रों का अलग नामोल्लेख आगे आएगा तो उसको देख लेंगे। इसके बाद भी कथा साहित्य की परंपरा अविच्छिन्न चलती रही। तो आगे देखेंगे, पंचतंत्र के बारे में देख लें। पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को भी पात्र बनाकर कथाएं कही गई हैं। पंचतंत्र में बहुत सारी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, उनमें पशु पक्षियों को भी पात्र बना लिया गया है ना, और मनुष्यों को तो पात्र बनाया ही जाता है जनरली। लगभग जितने भी कथाएं होती हैं, नीति कथाएं होती हैं, उसमें मनुष्य को तो पात्र बनाया ही जाता है, परंतु पशु पक्षियों को भी पात्र के रूप में दर्शाया गया है। किसमें? पंचतंत्र में पात्र बनाकर कथाएं कही गई हैं। इन कथाओं में उपदेश देने की अद्भुत क्षमता होती है। ये जो पंचतंत्र आदि जो कथाएं हैं, इन कथाओं में क्या है, जो है इन कथाओं में उपदेश देने की अद्भुत क्षमता होती है। पंचतंत्र की सभी कहानियों में नैतिक शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं उनमें क्या है, सभी कहानियों में नैतिक शिक्षा, नीति के बारे में शिक्षा दी गई है। आचार और नीति में कुशलता प्रदान करना इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य है। आचारः परमो धर्मः, ऐसा कहा गया है। आचार विचार सदाचार, इसका भी ज्ञान दिया गया है। इन कथाओं का उद्देश्य क्या है कि वह जो भी पढ़े वह सदाचारी बने और नीतिज्ञ बने। इस उद्देश्य को लेकर के इन कथाओं का निर्माण किया गया है। पंचतंत्र में ही कहा गया है कि शिक्षा से दूर भागने वाले राजकुमारों को आचार व्यवहार का ज्ञान देने के लिए ये कथाएं कही गई हैं। ऐसा कहा गया है, पंचतंत्र में ही कहा गया है कि जो शिक्षा से दूर भाग रहे ऐसे जो राजकुमार हैं, राजा के जो पुत्र हैं, उनको आचार व्यवहार का ज्ञान, आचार विचार का ज्ञान देने के लिए ये जो कथाएं हैं वो कही गई हैं। किस लिए? ताकि वो जो राजकुमार हैं, जो राजा के पुत्र हैं, उनको आचार और विचार का अच्छा ज्ञान हो सके, इसलिए इन कथाओं का निर्माण किया गया है। ऐसा इसमें कहा गया है। नीति शिक्षा यहाँ पद्यों द्वारा दी गई है। जो नीति शिक्षा इसमें दी गई है, किसमें? पंचतंत्र में, वो पद्य के द्वारा दी गई है। कथात्मक जो होता है, कथात्मक नहीं, वो श्लोकात्मक है ना। इस प्रकार से पंचतंत्र में कथाओं को परस्पर संबद्ध करके इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कथा के अंतिम श्लोक में अगली कथा का संकेत मिलता है और पुनः वह संकेतित कथा चल पड़ती है। इसी प्रकार कथा में कथा को जन्म देकर एक श्रृंखला बनाई गई है। मुख्य कथा का सूत्र स्मरण रखना होता है। मुख्य कथा का सूत्र क्या होता है? उसको स्मरण रखना होता है। कथा में उत्सुकता बढ़ाने का प्रयास पंचतंत्र में सर्वत्र प्राप्त होता है। इसमें 5 खंड हैं। किसके 5 खंड हैं? जो पंचतंत्र नाम की पुस्तक है उसमें कितने तंत्र हमको मिलते हैं? तो उसमें 5 तंत्र मिलते हैं। इनके
खंडों को तंत्र कहा जाता है। जो खंड हैं अलग अलग, तो उनको क्या कहा जाता है? तंत्र। जैसे अध्याय, कोई पुस्तक है जो 5 अध्यायों में व्यक्त है, तो वो अध्यायों में, इसलिए उसके पंचाध्यायी हो गया या अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी में क्या है? 8 अध्यायों में विभक्त है, उसको अष्टाध्यायी कहने लगे। इसी प्रकार जो पंचतंत्र है वह 5 तंत्रों में विभक्त है, इसलिए उसको पंचतंत्र कहा जाता है। पहला तंत्र है मित्र भेद, है ना। दूसरा क्या है? मित्र संप्राप्ति। तीसरा क्या है? काकोलुकीय। फिर चौथा क्या है? लब्ध प्रणाश। फिर पांचवा क्या है? अपरीक्षित कारक। इस प्रकार ये 5 तंत्र हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। ये जो है 5 कारक हैं। कुल 70 कथाएं मिलती हैं तथा 900 श्लोक प्राप्त होते हैं। कथाएं कितनी पंचतंत्र में मिलती हैं? तो पंचतंत्र में जो कथाओं की संख्या है वो 70 कथाएं मिलती हैं, और जो श्लोकों की संख्या प्राप्त होती है उसमें वो कितनी है? तो वो श्लोकों की संख्या है 900। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। आगे देख लीजिए। पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। यह कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए प्रिय छात्रों इसको अवश्य रूप से आप नोट्स बनाते जाइए। तो पंचतंत्र के लेखक का क्या नाम है? विष्णु शर्मा नाम है। पंचतंत्र में जो कथाएं हैं वो कितनी कथाएं प्राप्त होती हैं? तो पंचतंत्र में कथाएं प्राप्त होती हैं 70, और श्लोकों की संख्या यदि कहा जाए तो 900 श्लोक उसमें प्राप्त होते हैं। इनके व्यक्तित्व तथा समय के विषय में कुछ कहना कठिन है। किनके? जो विष्णु शर्मा हैं, इनके व्यक्तित्व और इनका जो वास्तविक समय है उसके विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है। बहुत से लोग विष्णु शर्मा को कौटिल्य या चाणक्य के से संबद्ध मानते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि विष्णु शर्मा को कौटिल्य या चाणक्य से संबद्ध मानते हैं। पंचतंत्र के अनुसार वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अर्थशास्त्र का सार उन्होंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र का जो सार है वो उन्होंने इस ग्रंथ में ही प्रस्तुत किया है। किसमें? पंचतंत्र में। ठीक है, आगे लिखा है, महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमर सिंह के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 मास में राजनीति और व्यवहार में पटु बनाने के लिए पंचतंत्र लिखा गया था। देखिए पंचतंत्र क्यों लिखा गया था उसको भी देख लीजिए। लिखा हुआ है महिलारोप्य नामक नगर के राजा। महिलारोप्य नामक एक नगर था और उस नगर के राजा कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह के 3 मूर्ख पुत्र थे। महिलारोप्य नामक नगर के राजा जो अमर सिंह थे, उन अमर सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। 3 मूर्ख पुत्रों का 6 माह में राजनीति और व्यवहार में पटु बनाने के लिए पंचतंत्र लिखा गया। 6 महीने के अंदर उनको राजनीतिज्ञ बनाने में और व्यवहार कुशल बनाने के लिए पंचतंत्र का क्या किया गया? निर्माण किया गया। पंचतंत्र का प्रचार विदेशों में भी हुआ। पंचतंत्र का प्रचार विदेश में तक हुआ। ईसा की 6ठी शताब्दी में इसका अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ। ईसा की 6ठी शताब्दी में जो पंचतंत्र है उसका अनुवाद जो है किस भाषा में हुआ? पहलवी भाषा में हुआ था, जिससे एक ईसाई पादरी ने सीरियन भाषा में अनुवाद किया। देखिए पहले इसका पहलवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ और फिर इसका सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ। यही अनुवाद यूरोप और पश्चिमी एशिया के देशों में पंचतंत्र के अनुवाद का आधार बना। इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा अन्य पूर्वी देशों में पंचतंत्र की कथाएं अनुवादों के माध्यम से पहुंची। जो इंडोनेशिया और थाईलैंड तथा अन्य पूर्वी जो देश हैं उनमें जो पंचतंत्र की कथा है वो किसके रूप में? अनुवादों के माध्यम से वहाँ पर पहुँची। जहाँ पर अनुवाद जो है दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता गया और वो कथाएं वहाँ पर पहुँचती गईं, प्राप्त होती गईं। इस प्रकार यूरोप और एशिया की अधिकांश भाषाओं में पंचतंत्र अपनी रोचकता के कारण पहुँच गया।
इसमें अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग है। किसमें अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग है? पंचतंत्र में। यह संस्कृत से प्रारंभिक छात्रों के लिए भाषा और शैली को सीखने का उत्तम साधन है। मध्य पूर्व में इसकी प्रसिद्धि बुद्ध विषयक पुस्तक अक्ल की किताब के रूप में हुआ। वास्तव में मध्य पूर्व में इसकी जो प्रसिद्धि किसमें हुई? बुद्ध विषयक अर्थात अक्ल की किताब, दिमाग की किताब, है ना, ऐसा इसकी प्रसिद्धि हुई। हितोपदेश, हितोपदेश नामक ग्रंथ के बारे में हम लोग देखेंगे। पंचतंत्र का अनुसरण करते हुए नारायण पंडित ने नीति कथाओं के संग्रह के रूप में हितोपदेश नामक एक लघु ग्रंथ लिखा। यह जो लघु ग्रंथ लिखा किन्होंने लिखा? तो नारायण पंडित ने लिखा। यह कैसा ग्रंथ है? तो नीति कथाओं से संबंधित यह ग्रंथ है। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो हितोपदेश है। और यह जो हितोपदेश लिखा गया, यह पंचतंत्र का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है। पंचतंत्र के अनुसार ही इसको लिखा गया, पंचतंत्र का अनुसरण, है ना। जिस प्रकार पंचतंत्र में कथाओं का, नीति कथाओं का, लोक कथाओं का संग्रह है, उसी प्रकार हितोपदेश भी नीति कथाओं का, लोक कथाओं का संग्रह है। और इसके लेखक नारायण पंडित हैं। और यह जो हितोपदेश है वह लघु ग्रंथ है। इसका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। किसका समय? जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है जिसके लेखक नारायण पंडित हैं, उसका जो समय माना जाता है वह 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। हितोपदेश की 43 कथाओं में 25 पंचतंत्र से ली गई हैं। अब जो हितोपदेश नामक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें 43 कथाएं हैं। 43 कथाओं में 25 कथाएं तो सिर्फ पंचतंत्र से ही ली गई हैं। ठीक है। नारायण पंडित के आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। तो नारायण पंडित जिन्होंने हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा, कथात्मक ग्रंथ लिखा, तो जो नारायण पंडित हैं उनके आश्रयदाता वो किनके दरबार में रहते थे? किनके आश्रम में? किस राजा के आश्रम में? तो बंगाल के राजा जो धवल चंद्र हैं उनके आश्रय में रहते थे। हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं। हितोपदेश में कितने परिच्छेद है? जिस प्रकार पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं वह तंत्रों में विभक्त है, और हितोपदेश किस में विभक्त है? तो परिच्छेद में विभक्त है। इसके जो अध्याय हैं उसको परिच्छेद कहा जाता है। पंचतंत्र के जो अध्याय हैं उनको तंत्र कहा जाता है। हितोपदेश में कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 4 परिच्छेद हैं। कौन कौन? मित्रलाभ और सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये 4, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। आगे देखेंगे, कथा से कथा आरंभ करने की पद्धति इसमें भी पंचतंत्र के समान ही है। बंगाल में रचित इस ग्रंथ की लोकप्रियता संपूर्ण भारत में है। इसकी रचना कहाँ पर हुई? बंगाल में हुई। इसमें अनेक रोचक और शिक्षाप्रद श्लोक आए हैं, जैसे मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ता है ना। ऐसा नीतिपरक श्लोक आए हुए हैं। वो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार के श्लोक आए हैं, उनका अर्थ, उनका जो सार तत्व है वह कहने का यह मतलब है कि इस प्रकार के श्लोक हैं, जैसे मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ता है। किनका क्रोध? मूर्खों का क्रोध बढ़ता है। यदि मूर्ख को आप क्या करेंगे? उपदेश देंगे तो और वह क्रोधित होगा, है ना। शांत नहीं होता। कौन सी पंक्ति है? उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। उपदेश देने पर जो मूर्ख होते हैं वह प्रकोपित होते हैं, ना कि शांत, है ना। वह माता शत्रु है और वह पिता वैरी है जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला नहीं सुशोभित होता, उसी प्रकार अशिक्षित बालक सभा में शोभा नहीं पाता। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभतो सभा मध्ये, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु हो जाती है, पिता वैरी हो जाते हैं, जिनके द्वारा बालक को पढ़ाया नहीं गया, है ना। जिनके द्वारा, ऐसे माता पिता जिनके द्वारा उनके संतान को पढ़ाया नहीं गया, ऐसे पिता शत्रु
ऐसे माता शत्रु और पिता वैरी हो जाते हैं और वह बच्चा शोभायमान नहीं हो पाता है। न शोभते क्षमाबद्धे, वह सभा के मध्य में सुशोभित नहीं हो पाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हंस के मध्य में कोई बगुला आकर बैठ जाए तो क्या बगुले की शोभा बढ़ेगी या घटेगी? बगुले की शोभा तो वहाँ घट जाएगी, और जो हंस होंगे हंसों की शोभा क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हितोपदेश पंचतंत्र की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यह पंचतंत्र की अपेक्षा क्या है? अधिक लोकप्रिय है। इसके उपदेश हृदय पर शीघ्र प्रभाव डालते हैं। इसके जो उपदेश हैं वो हृदय पर जल्दी प्रविष्ट हो जाते हैं, समझ में आते हैं। बृहत कथा, आइए बृहत कथा ग्रंथ के बारे में देखते हैं। यह गुणाढ़ के द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई कथा थी। बृहत कथा किस भाषा में लिखी गई थी? पैशाची भाषा में लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? तो गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई थी। मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं होता। जो मूल ग्रंथ था वह अब उपलब्ध नहीं होता है। गुणाढ़ का काल ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। जिस प्रकार हितोपदेश जो नारायण पंडित हैं उनका जो समय माना जाता है 14वीं शताब्दी ईस्वी, उसी प्रकार बृहत कथा के जो लेखक गुणाढ़ हैं उनका जो समय माना जाता है वह कब माना जाता है? वह ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। कश्मीर की जनश्रुति के अनुसार बृहत कथा श्लोकों में थी। कश्मीर की ऐसी जनश्रुति है, लोगों से ऐसा सुना गया है कि जो बृहत कथा थी वह श्लोकात्मक थी, किंतु दंडी इसे गद्य रचना के रूप में संकेतित करते हैं। जो 10 रूपककार हैं, 10 रूपक किन्होंने लिखा है? दंडी ने लिखा है। तो 10 रूपक के रचयिता जो दंडी हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो बृहत कथा है वह कैसी थी? वह गद्यात्मक थी, ना कि पद्यात्मक थी। कश्मीर के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह पद्यात्मक थी, परंतु 10 रूपककार दंडी मानते हैं कि बृहत कथा जो कि गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई थी वह गद्यात्मक थी। गुणाढ़ ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं का संकलन करके उसकी रचना की थी। इसका नायक उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त और नायिका मदन मंजूषा है। देखिए यहाँ लिखा है, गुणाढ़ ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं का संकलन करके उसकी रचना की। लोक जीवन में जो प्रचलित कथाएं थी उन कथाओं का संकलन करके उनकी रचना की। लोक जीवन में जो समाज में जो कथाएं चल रही थी उन्हीं का संग्रह करके गुणाढ़ ने क्या किया? ग्रंथों में उनकी कथाओं को संकलित करके लिखा। इसका नायक, जो इसके नायक थे किसके? बृहत कथा के। तो बृहत कथा के जो नायक थे उदयन, उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त थे। उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त इसके नायक थे और नायिका मदन मंजूषा है, जिसका अपहरण मानसवेग कर लेता है। तो उदयन के पुत्र जो है नरवाहन दत्त इसके नायक होते हैं और नायिका मदन मंजूषा होती है। इसी मदन मंजूषा का अपहरण जो है मानसवेग जो है कर लेता है। मंत्री गोमुख की सहायता से राजकुमार मदन मंजूषा को पाकर विद्याधरों का राजा बनता है। तो यही कथा है किसमें? बृहत कथा में। आलोचकों ने उस पर रामायण के सीताहरण का प्रभाव बतलाया है। अनेक संस्कृत कवियों ने इसके लेखक गुणाढ़ की प्रशंसा की है। बृहत कथा के कथानक को जानने के साधन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लिखे गए कतिपय ग्रंथ हैं, जैसे बृहत कथा मंजरी, यह बृहत कथा पर ही लिखी गई है, और कथा सरित सागर। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी ये दोनों बृहत कथा को जानने के लिए ही लिखे गए हैं। बृहत कथा श्लोक संग्रह, चलिए बृहत कथा श्लोक संग्रह देख लीजिए। बृहत कथा श्लोक संग्रह बुधस्वामी के द्वारा बृहत कथा का संक्षिप्त
रूपांतर है। बुधस्वामी के द्वारा जो बृहत कथा है, जो गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है, तो यह बुधस्वामी के द्वारा बृहत कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। बृहत कथा श्लोक संग्रह जो ग्रंथ है, जो बुधस्वामी के द्वारा लिखा गया है, वो तो बुधस्वामी जो है वह गुणाढ्य के द्वारा जो बृहत कथा लिखी गई है उसी का संक्षिप्त रूपांतरण किए हुए हैं। इनमें आज 28 सर्ग प्राप्त होते हैं। इनमें अर्थात बृहत कथा श्लोक संग्रह में कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? 28 सर्ग प्राप्त होते हैं, जिनमें 4500 श्लोक हैं। बुधस्वामी का काल 6ठी या 7वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। अब देखिए, इनका जो समय माना जाता है कब? 6ठी या 7वीं शताब्दी बुधस्वामी का जो समय माना जाता है 6वीं अथवा 7वीं शताब्दी माना जाता है। ये नेपाल के निवासी थे। कौन नेपाल के निवासी थे? बुधस्वामी कहाँ के निवासी थे? नेपाल के निवासी थे। नायक और नायिका के चरित्र और उनके पारस्परिक संबंध का इसमें अधिक संगत निर्वाह हुआ है। इसकी शैली सरल, स्पष्ट और गतिशील है। काव्य के अलंकरण घटनाक्रम को अवरुद्ध नहीं करते। आगे देखिए, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी देख लीजिए। बृहत कथा का यह संक्षिप्त संस्कृत संस्करण क्षेमेंद्र द्वारा महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। बृहत कथा मंजरी किस रूप में लिखा गया है? तो महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। और यह जो बृहत कथा मंजरी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक क्षेमेंद्र हैं। और यह बृहत कथा मंजरी किस पर आश्रित है? तो बृहत कथा पर आश्रित है। गुणाढ्य के द्वारा जो बृहत कथा लिखी गई उसी पर यह ग्रंथ आश्रित है। इसमें 7500 श्लोक प्राप्त होते हैं। क्षेमेंद्र 995 से 1070 ईस्वी कश्मीरी कवि थे। इनका समय क्या माना गया? 995 से 1070 ईस्वी। क्षेमेंद्र जो है कहाँ के कवि थे? तो कश्मीरी कवि थे। इन्होंने महाभारत और रामायण के जिस प्रकार संक्षिप्त संस्करण बनाए उसी पद्धति से इन्होंने बृहत कथा मंजरी भी लिखी है। तो ये रामायण और महाभारत के कुछ संक्षिप्त संस्करण भी लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार ये बृहत कथा मंजरी को भी लिखते हैं। मूल कथाओं में काट छांट होने से दुरूहता उत्पन्न हो गई है, अतः वर्णन प्रायः शुष्क हो गए हैं। नरवाहन दत्त पर केंद्रित इस काव्यात्मक कथा में अनेक उपकथाएं दी गई हैं। नरवाहन दत्त तो मान लीजिए इसमें केंद्रित हैं, परंतु इसमें बहुत सारी और कथाएं भी मिलती हैं, जिससे मूल कथा वस्तु शिथिल हो गई है। क्षेमेंद्र ने इसमें अनेक विच्छिन्न कथाओं को परस्पर गूंथने का प्रयास किया हुआ है। कथा सरित सागर एक ग्रंथ है, उसको देख लिया जाए। यह बृहत कथा का सबसे बड़ा उपलब्ध संस्कृत संस्करण है। बृहत कथा जो गुणाढ्य का लिखा हुआ है, उस ग्रंथ का आश्रय लेकर यह सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। इसमें 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसके लेखक सोमदेव कश्मीर के निवासी थे। किसके लेखक? जो कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। तो सोमदेव ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कश्मीर के निवासी थे। ये क्षेमेंद्र के समकालिक थे। उन्होंने राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती के विनोद के लिए 1063 तथा 1081 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना की। कब इस ग्रंथ की रचना हुई? किस ग्रंथ की? कथा सरित सागर की। कथा सरित सागर नामक जो ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं सोमदेव हैं। और सोमदेव ने इस ग्रंथ को कब और क्यों लिखा? तो 1063 से 1081 के बीच में इस ग्रंथ को लिखा गया। और क्यों लिखा गया? क्योंकि राजा अनंत की जो पत्नी थी सूर्यमती, उनके निवेदन पर इस ग्रंथ को लिखा गया। उन्होंने निवेदन किया कि आप इस ग्रंथ का निर्माण करें, इस ग्रंथ को रचें। तो सोमदेव ने क्या किया? आचार्य सोमदेव ने इसकी रचना की। बीच में इस ग्रंथ की रचना की थी।
इस ग्रंथ का विभाजन लंबकों और तरंगों में किया गया है। जिस प्रकार पंचतंत्र का विभाजन तंत्रों में किया गया है, उसी प्रकार कथा सरित सागर जो सोमदेव सूरी की रचना है, उसका विभाजन लंबकों और तरंगों में किया गया है। सोमदेव ने इसमें सरस एवं अलंकृत शैली का प्रयोग किया है। कश्मीर के विदूषकों और सामान्य जनों की कहानियाँ भी इसमें जोड़ी गई हैं। अंधविश्वास, जादूगरी, शैव मत, बौद्ध मत, कर्मवाद, शिव पूजा, मातृपूजा इत्यादि का चित्रण इस ग्रंथ में कुशलता से किया गया है। सोमदेव की कथा शैली सरल और प्रवाहमय है। कठिन शब्दों और जटिल कथानकों का प्रयोग ये नहीं करते। कठिन शब्द और जटिल कथानकों का प्रयोग बहुत नहीं करते हैं। सरल पद्धति में कथाओं को कहने का प्रयास किए हैं, लिखने का प्रयास किए हैं। कुल मिलाकर कथा सरित सागर अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। वेताल पंचविंशतिका एक ग्रंथ है, उसके बारे में देख लिया जाए। वेताल पंचविंशतिका यह लोकप्रिय कथाओं का संग्रह है। इसका प्राचीनतम रूप बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में मिलता है। इसका जो प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में मिलता है। इसमें 25 कहानियाँ दी गई हैं। किसमें? वेताल पंचविंशतिका में कितनी कहानियाँ दी गई हैं? 25 कहानियाँ दी गई हैं। इसके कई संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण शिवदास का है, जिसमें कहीं कहीं श्लोक भी मिलते हैं। ठीक है। इस प्रकार यह गद्य पद्यात्मक संस्करण है। कौन सा? वेताल पंचविंशतिका जो ग्रंथ है, यह गद्यात्मक और पद्यात्मक ग्रंथ है। दूसरा संस्करण बिल्कुल गद्यात्मक है, जो लंभल दत्त के द्वारा बनाया गया। ये दोनों संस्करण 14वीं शताब्दी के पहले ही बन चुके थे। इसकी कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि भारत की सभी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हो चुका है। इसके अनुवाद के रूप में पाई जाती हैं। कौन सा? वेताल पंचविंशतिका की कथाएं। इसमें विक्रमसेन अर्थात विक्रमादित्य की कथाएं हैं। किसमें? वेताल पंचविंशतिका में विक्रमसेन अर्थात विक्रमादित्य की कथाएं हैं। कोई सिद्ध पुरुष राजा को रत्नगर्भित फल देता है। किस राजा को? विक्रमादित्य को कोई सिद्ध पुरुष रत्नगर्भित फल देता है और उसकी सिद्धि में सहायता के लिए राजा को एक वृक्ष पर लटकते हुए शव को लाने के लिए कहता है। वह शव किसी वेताल के वश में है, जो शव ले जाते समय राजा को चुप रहने के लिए कहता है, किंतु वेताल ऐसी विचित्र कथाएं सुनाता है कि राजा को बोलना ही पड़ता है। वेताल के प्रश्न अत्यंत जटिल हैं, किंतु राजा का उत्तर भी बड़ा ही सुंदर होता है। इस प्रकार ग्रंथ पहेली और उसके उत्तर के रूप में इन कथाओं से बुद्धि का परीक्षण होता है। सिंहासन द्वात्रिंशिका नामक ग्रंथ है, उसको देख लीजिए। यह एक मनोरंजक कथा संग्रह है। यह मनोरंजक कथा संग्रह है। कौन? सिंहासन द्वात्रिंशिका या द्वात्रिंशत पुत्तलिका। सिंहासन द्वात्रिंशिका या द्वात्रिंशत पुत्तलिका, दोनों इसको बोलते हैं। तो सिंहासन द्वात्रिंशिका यह एक मनोरंजन कथा संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियाँ राजा भोज को 32 कहानियाँ सुनाती हैं। 32 पुतलियाँ हैं और वो 32 पुतलियाँ क्या करती हैं? महाराज भोज को 32 कथाएं सुनाती हैं। इसलिए इसको द्वात्रिंशत पुत्तलिका कहा गया है या सिंहासन द्वात्रिंशिका ऐसा भी कहा गया है। राजा भोज भूमि में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिंहासन को उखाड़ता है और उखाड़ते हैं। और उस पर बैठना चाहते हैं, किंतु
उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियाँ एक एक करके विक्रमादित्य के पराक्रम को सुनाती हैं और राजा भोज को अयोग्य सिद्ध करके उस पर बैठने से रोकती हैं। इस कथा के दो संस्करण प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय। उत्तर भारतीय संस्करण में भी 3 पाठ मिलते हैं, जैन पाठ, बंगाली पाठ तथा लघु पाठ। दक्षिण भारतीय संस्करण विक्रमचरित कहलाता है। इसके भी पद्यबद्ध और गद्यबद्ध 2 पाठ हैं। इनमें कौन सा संस्करण मौलिक है यह कहा नहीं जा सकता है ना। सुख सप्तति, एक सुख सप्तति ग्रंथ है, उसको देख लीजिए। यह एक लोकप्रिय रचना है जिसमें 70 कहानियाँ संकलित हैं। इसका वक्ता एक तोता होता है। किसका? सुख सप्तति का वक्ता कौन होता है? तोता होता है। मदन सेन नामक व्यापारी अपनी पत्नी से दृढ़ अनुराग करता है, किंतु उसे कार्यवश परदेश जाना पड़ता है। जाते समय वह पत्नी की देखभाल के लिए तोते को छोड़ जाता है। जब नववधू अपने सती धर्म को छोड़ने के लिए उद्यत होती है, तब तोता प्रत्येक रात को एक कहानी सुनाता है। कहानी से मनोरंजन तो होता है, वियोग की पीड़ा भी दूर होती है और वह स्त्री पथभ्रष्ट होने से बच जाती है। 17वीं ऐसा कहा गया। 17वीं कहानी पूरी होते ही उसका पति विदेश से लौट आता है। इस प्रकार की कहानी इसमें बताई गई है। इन कहानियों में दुष्चरित्र स्त्रियों को चतुरता का वर्णन है। ये सभी कहानियाँ उपदेशप्रद, रोचक तथा सरल हैं। इनकी रचना गद्य में हुई है, किंतु कहीं कहीं पद्य भी प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ के 2 पाठ मिलते हैं। एक पाठ चिंतामणि भट्ट रचित मिलता है और दूसरा मतावलंबी लेखक का भी मिलता है। अन्य कथा संग्रह ग्रंथों को देख लीजिए। संस्कृत भाषा के कथा ग्रंथ कई प्रकार के हैं। बौद्धों, जैनों तथा वैदिक धर्म वाले लेखकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित कथाएं गद्य पद्य में लिखी। इनमें कुछ का उद्देश्य तो शुद्ध मनोरंजन था, किंतु अधिकांश लेखकों ने धार्मिक एवं नैतिक उपदेश के लिए ही कथाएं लिखी। बौद्ध लोक कथाओं का प्राचीनतम ग्रंथ अवदान शतक है। बौद्ध लोक कथाएं हैं, उन बौद्ध ग्रंथ जो है उनमें जो कथात्मक ग्रंथ हैं उनके प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? अवदान शतक, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद 3री शताब्दी ईस्वी में हो गया था। अतः यह इसके पूर्व की रचना है। इसकी कहानियाँ उपदेशों से भरी हैं। दूसरा प्रमुख कथा ग्रंथ दिव्यावदान है, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य तो नहीं है, किंतु कथाएं रोचक हैं। अशोक के पुत्र कुणाल की करुण कथा इसमें आई है, जिनकी आंखें उसकी विमाता ने निकलवा ली थी। इसका रचनाकाल 2री शताब्दी ईस्वी है। आर्य सूर्यकृत जातकमाला भी बौद्ध कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें बोधिसत्व की 34 कथाएं हैं। इसमें महायान धर्म के अनुसार बोधिसत्व के दिव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य भी आचार परक शिक्षा देना था। जातकमाला पंचतंत्र के समान गद्य पद्यात्मक रचना है, किंतु इसकी शैली कुछ अलंकृत है और लंबे समास भी आए हैं। इसका समय 3री-4री शताब्दी ईस्वी है। जैनों ने भी अनेक कथाएं लिखी। इनकी अधिकांश कथाएं प्राकृत में हैं। जैनों की अधिकांश कथाएं किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में हैं, किंतु संस्कृत में भी उनके कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। सिद्धार्थ 900 ईस्वी की उपमिति
उपमिति भव प्रपंच कथा में प्रतीकात्मक रूप से आत्मा का वर्णन है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना 1305 ईस्वी में की थी। उसमें 5 प्रकाश हैं, जिनमें कई प्राचीन राजाओं, विद्वानों और कवियों का वृत्तांत लिखा गया है। एक अन्य जैन कवि राजशेखर, जिनका समय 1350 ईस्वी माना जाता है, तो राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, जिसमें 24 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी है। विद्यापति, जिनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है, तो विद्यापति ने पुरुष परीक्षा की रचना की, पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की और लोगों को लोकगीत का ज्ञान देने के लिए इन्होंने पुरुष परीक्षा की रचना की। इसमें 44 कथाएं हैं जो मानवीय गुणों का प्रतिपादन करती हैं। 16वीं शताब्दी में वल्लाल सेन ने भोज प्रबंध लिखा, जिसमें राजा भोज और कालिदास के विषय में प्रचलित दंत कथाओं का गद्य पद्यात्मक संग्रह है। इस प्रकार सभी मतावलंबियों की अपनी अपनी कथाएं हैं, जिनसे मनोरंजन और नीति शिक्षा की प्राप्ति होती है। ये कथाएं आज भी नवयुवकों को जीवन यापन की दिशा देने में पूर्ण समर्थ हैं। ठीक है, ध्यातव्य बिंदु कुछ हैं, उनको देख लिया जाए। बहुत अच्छा इसमें लिखा रहता है, ध्यातव्य बिंदु को अवश्य इनका अध्ययन किया करिए। चलिए, इसमें लिखा है, कथा के द्वारा बालकों को शिक्षा करने के लिए संस्कृत में भी अनेक लोक कथाएं और नीति कथाएं लिखी गई हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को पात्र बनाकर कथाएं कही गई हैं। इसमें 5 पंचतंत्र हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। इस प्रकार हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में पंचतंत्र का अनुसरण करते हुए नीति कथाएं संकलित हैं। इसमें 4 परिच्छेद हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। बृहत कथा गुणाढ़ की लिखी हुई पुस्तक ग्रंथ है, जो पैसाची प्राकृत में बृहत कथा की रचना हुई है। बृहत कथा श्लोक संग्रह बुधस्वामी ने संस्कृत भाषा में बृहत कथा श्लोक संग्रह ग्रंथ की रचना की, जो बृहत कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। बृहत कथा मंजरी कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाकाव्य की शैली में बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किया। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर बृहत कथा का संस्कृत में सबसे बड़ा संस्करण है। वेताल पंचविंशति का बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर पर आधारित वेताल पंचविंशतिका में राजा विक्रम के द्वारा वेताल को ढोने और उस वेताल के द्वारा कही हुई 25 कथाओं का संग्रह है। सिंहासन द्वात्रिंशिका जो ग्रंथ है, सिंहासन द्वात्रिंशिका में 32 पुतलियाँ राजा भोज को 32 कहानियाँ सुनाती हैं। सुख सप्तति, इसमें तोता प्रत्येक रात्रि में 70 कहानियाँ सुनाता है, जिससे व्यापारी मदन सेन की पत्नी पथभ्रष्ट होने से बच जाती है। इन कथा ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्धों, जैनों तथा वैदिक धर्मावलंबियों ने भी अनेक कथा ग्रंथों की रचना की। बौद्ध कथा ग्रंथों में अवदान शतक और दिव्यावदान, आर्यसूर ने जो है जातक माला लिखा और प्रबंध कोश किसने लिखा, और राजशेखर ने लिखा। ठीक है, इसके बाद ये अभ्यास है, अभ्यास को आप देख लीजिएगा। यदि कहीं पर प्रिय छात्रों आपको कठिनता महसूस हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिविजुअली रूप से यदि आपको 9, 10, 11, 12 संस्कृत विषय तथा हिंदी विषय का अध्ययन करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करने का प्रयास करें। अभी तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।